हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं सभी, मुझे पता है, क्योंकि पेपर तो है ही आपके। अब तो 22 तारीख से पेपर हैं, तो भाई नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे फिर, है ना। तो अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब से भी पढ़ लेंगे तो भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई पढ़ लीजिए, अब कम टाइम बचा है, क्योंकि आज हो गई है 26 तारीख, है ना, शायद 26 तारीख हो गई है। तो आपके पास पूरा एक महीना भी नहीं है ना। तो 20-25 दिन हैं, आराम से पढ़िए। मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ी बहुत हेल्प आपकी कर सकती हूँ तो यहाँ से ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी से समझ आता है तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बुक से समझ आता है तो बुक से पढ़ लीजिए, जहाँ से भी अच्छा लगे वहाँ से पढ़ लीजिए, पर पढ़ लीजिए, है ना। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि क्लास तो डेली चल ही रही हैं। और डेली क्या, अब तो 2-2 3-3 क्लास देनी पड़ रही है, क्योंकि जहाँ जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं आपके काफ़ी सारे हैं। किसी का बायो है, किसी का फिजिक्स है, किसी का मैथ है, कॉमर्स, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश। तो बहुत मेहनत लग रही है। आज मैंने बायो के क्वेश्चन अपलोड किए हैं 4 साल के, कहीं भी नहीं मिले पेपर, गूगल पे, फिर अपना ही कंटेंट उठाना पड़ा, अपनी सारी अलमारियां, सारा कुछ देखा, सारी किताबें देखी, डायरी देखी कि मैंने कहाँ लिखे थे पेपर, फिर जाके 3-4 साल के पेपर मिले हैं। तो आप देख सकते हैं, वीडियो जाकर देख लेना। वीडियो देख लेते हैं तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है, वरना मुझे लगता है कि जितना भी कंटेंट दिया है वो बेकार ही है ना। तो बस यही बात होती है। दूसरी बात, जो भी क्लास मैं अपलोड करती हूँ पूरी देखा करें, क्योंकि आपको भी तभी फ़ायदा होगा, क्योंकि इतने सारे टॉपिक होते हैं, डिफरेंट टॉपिक में एक साथ कराती हूँ। दूसरा, मेरी मेहनत भी तभी सफल होगी जब आप पूरी देखेंगे, नहीं तो फिर मैं छोटी भी क्लास बना सकती हूँ, है ना। आप लोगों के लिए तो बनाती हूँ। तो और कुछ लोग तो इंतज़ार में बैठे रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई, जैसे ही वीडियो डलेगी फर्स्ट व्यूअर, मज़ा आता है पूरा। तो मेरा काफ़ी मज़ा आ रहा है जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने अच्छे लोग मुझे मिले हैं। तो अगर आप आए हैं तो लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे यूपी टेट की मैं सीडीपी करा रही हूँ, जो कि थोड़ी सी डिले चल रही है, क्योंकि इधर ज़्यादा फोकस आ रहा है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम हैं। और सी टेट जिन्हें देना है, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो सी टेट के लिए वहाँ इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, ईवीएस का कंटेंट और पेडागोजी देख सकते हैं, वहाँ से काफ़ी हेल्प होगी। और अब दोबारा से भी स्टार्ट करने वाले हैं हम सी टेट का सारा कुछ। ठीक है, जैसे ही आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ जैसे यहाँ मेहनत चल रही है, फिर वहाँ मेहनत चलेगी। ठीक है, तो ये बात हुई। बाकी अगर कुछ कहना है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, करते भी हैं आप लोग। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं, तो मेरे दिमाग में रहता है कि किसी ने ये पूछा था, किसी ने ये कहा था, तो दिमाग में रह जाता है, फिर मैं आपका डाउट सोल्व कर देती हूँ, है ना, जितना मुझसे हो पाता है, ये बात है। तो भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, नहीं मिलता है तो चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है सारे लिंक वहाँ दिए गए हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं। फेसबुक पे जाना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, जहाँ मर्जी जाएं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम जिसने नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, कॉलेज विद भावना के नाम से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और अगर वहाँ से भी नहीं जाना आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, सभी की कमेंट का तो मैं रिप्लाई देती ही हूँ। ठीक है, आज हम करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का पार्ट 2, यानी हम एक पार्ट इसका कर चुके हैं जो 1 घंटा 17 मिनट का है, फुल ऑफ कंटेंट है। शायद किसी ने पूरा भी नहीं देखा होगा, क्योंकि इतना कंटेंट एक बार में आप देख भी नहीं सकते। तो एक बात देखो, मेरी सुनो, अगर क्लास लंबी है और एक बार में आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि बोर भी हो जाते हैं, थ्योरी है, मैं भी आप लोगों की जगह से होके ही आई हूँ, तो एक बार में नहीं देख सकते तो 2 बार में देख लिया करें। और आज की क्लास भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो क्लास को बिल्कुल एंड तक देखें। अगर एंड तक नहीं देख पा रहे हैं तो वहीं पे रोक के थोड़ी देर बाद देख लें, पानी वानी पीने के बाद। ठीक है, तो ये भी मैराथन है। आज जो मेरा मोटिव है, मतलब मैंने जो अपने हिसाब से रखा है, वो 3rd और 4th यूनिट इसके अंदर रखी है। 3rd यूनिट बहुत बड़ी है, 3rd और 4th यूनिट, इसमें 2 यूनिट बचती हैं, 5th और 6th। ठीक है, और जो आज हम करने वाले हैं 3rd 4th कंप्लीट कर लेंगे, सिर्फ इसमें एक आईसीटी बचेगा। आईसीटी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, जब 5th और 6th यूनिट करेंगे।
ठीक है। तो कहने का मतलब है आपकी एक इससे अलग 1 या 2 क्लास और होंगी और पूरा आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट है। फिर बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिकल, जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं वो मैं कराती जाऊंगी। और भाई देखो जो एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन्हें भी मैं करा दूंगी, लेकिन मैं आपको श्योरिटी इसलिए नहीं देती कि कभी मैं ना करा पाऊँ और आप लोग मुझे बोलें कि आपने तो बोला था कराने के लिए और करा ही नहीं। कराऊंगी तो मैं हूँ, क्योंकि मैं लगी रही हूँ आप लोगों के साथ और मेरा फोकस ही फर्स्ट ईयर पे है। सेकेंड ईयर पे भी है, लेकिन सेकेंड ईयर का इतना अच्छा रेस्पॉन्स आता नहीं है, तो इसलिए मेरा फोकस फर्स्ट ईयर पे ज़्यादा रहता है। आप लोग इतना प्यार देते हैं तो मेरा मन करता है कि चलो कॉमर्स भी करा दूँ, एसएसटी भी करा दूँ, हिंदी भी करा दूँ, है ना। तो देखते हैं जैसे जैसे टाइम आता है, जैसे जैसे टाइम मिलता है, वैसे वैसे मैं कराती जाऊंगी, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं 3rd और 4th यूनिट, यानी कंप्लीट मैराथन ही होगी, बड़ी क्लास भी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सारे जो मैंने आप लोगों को दे रखे हैं उन्हीं में से मैंने सेलेक्ट किए हैं जो 3rd और 4th यूनिट के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं कि लेक्चर और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होते हैं फिजिकल साइंस में, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड क्या होते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड हम कहीं पे भी चाइल्ड सेंटर्ड भी लिखा मिल सकता है, स्टूडेंट सेंटर्ड भी मिल सकता है और लर्नर सेंटर्ड भी मिल सकता है, ठीक है भाई। इसे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, कोई सा भी एक मेथड इसमें से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। फिर दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। देखो क्वेश्चन रिपीट कितने होते हैं, यहाँ भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है, ठीक है। मैंने ये 4 साल के पेपर उठाए हैं, ज़्यादा के नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ज़्यादा फोकस करें, पिछले 5 साल पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। टीम टीचिंग का क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है, टीचिंग एड्स क्या होती है और क्वेश्चनिंग स्किल क्या होती है। क्वेश्चनिंग स्किल होती है माइक्रो टीचिंग के अंदर जो स्किल्स हैं उनके अंदर एक पार्ट है क्वेश्चनिंग स्किल का, तो हम पूरी माइक्रो टीचिंग पढ़ेंगे और उसी के अंदर हम क्वेश्चनिंग स्किल को पढ़ेंगे, ठीक है। टीचिंग एड्स क्लासिफाई करना और उस एक टीचिंग एड्स के बारे में बताना साइंस क्लासरूम में, ठीक है। और ये 4th यूनिट है करंट ट्रेंड्स इन साइंस, करिकुलम क्या होता है, साइंस का करिकुलम कैसे है, कैसे प्रिपरेशन, सिलेक्शन, टीचिंग एड्स कैसे यूज होती हैं, आईसीटी है, आईसीटी का टॉपिक हम कल कर लेंगे, और टेक्स्ट बुक की क्या क्वालिटी है, क्या जो साइंस टीचर है वो कैसे उपयोग कर सकता है टेक्स्ट बुक को, क्या यूज है क्या डिसयूज है, सारी चीजें पढ़ेंगे। शॉर्ट में पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्या है करिकुलम कंस्ट्रक्शन के, एक गुड टेक्स्ट बुक की क्या विशेषता है, आईसीटी को डिफाइन करिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट की मेरिट्स और डीमेरिट, टीम टीचिंग देखो दोबारा रिपीट हो गया कि टीम टीचिंग के बारे में बताना है, इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल्स एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ एनी 2 ऑफ देम, माइक्रो टीचिंग स्किल्स की बात हो रही है। 2 प्रिंसिपल बताने हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन के, देखो दोबारा से रिपीट होगा। करिकुलम तो हर बार पूछा गया है भाई, हर बार पूछा गया है, या तो शॉर्ट में या लॉन्ग में या फिर दोनों में, ठीक है। तो करिकुलम तो अच्छे से पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेट करना है करिकुलम और सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो ये सारा आज हम करने वाले हैं। ये भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग क्या है, रीइंफोर्समेंट स्किल बतानी है, टीम टीचिंग क्या है, यूनिट प्लान क्या है, टीचिंग एड्स क्या है, आईसीटी क्या है फिजिकल साइंस में, ठीक है। तो जितना कवर हो पाएगा आज करेंगे, अगर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी दिखी तो 1-2 टॉपिक कल कर लेंगे, ठीक है भाई। तो पढ़ते हैं लेक्चर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को पढ़ेंगे कि फिजिकल साइंस में लेक्चर और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होते हैं। एक बात मैं बता दूं, फिजिकल साइंस हो चाहे कोई भी पेडागोजिकल साइंस हो, मेथड सभी में सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है खुद से ही कि आपको कहाँ से फ़ायदा उठाना है और कितना नुकसान करना है। तो लेक्चर मेथड जो है भाई, लेक्चर मेथड क्या होता है, क्लास में हम गए, हम बैठे हैं, टीचर आ रहा है, लेक्चर दे रहा है और चला जा रहा है, तो वो क्या होता है लेक्चर मेथड होता है, जिसमें टीचर क्या है एक्टिव रोल निभाता है कि भाई वो तो पूरी तरीके से बोल के तेज तेज बोलेगा, हाथ हिलाएगा, पैर हिलाएगा, चल चल के लेक्चर देगा, लेकिन बच्चे क्या हैं इसमें पैसिवली रोल निभाते हैं, बच्चे पैसिवली बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से आप अपने दिमाग में रखेंगे कि लेक्चर मेथड वो है, टीचर उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, बच्चे पैसिवली बैठे रहते हैं, तो ये लेक्चर मेथड है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, बड़ी क्लास को एक साथ पढ़ा सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो लेक्चर मेथड यूज होता है टीचिंग अप्रोच में फिजिकल साइंस में, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर यानी टीचर लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं कि टीचर क्या है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से। तो जो लेक्चर का प्राइमरी गोल होता है यानी प्राथमिक जो उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, वो होता है कि बच्चों को एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दें, यानी बिल्कुल डिटेल में चीजें समझाएं, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय वस्तु है, उसे बिल्कुल तरीके से समझाएं, पूरा डिटेल में समझाएं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दे रही हूँ, मैं आपको क्या लेक्चर दे रही हूँ, ये
ठीक है। लेकिन इस लेक्चर मेथड को हम डायरेक्ट लेक्चर मेथड नहीं बोलेंगे, ये हमारा टेक्नोलॉजी से ऐड हो गया, ये क्या हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बाय फेस में आपके सामने होती हूँ, मैं वहां बोल रही होती हूँ, तो वो होता है लेक्चर मेथड, ठीक है। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग, ये मेथड किसके लिए उपयोगी है, अगर हमें थ्योरी पढ़ानी हो बच्चों को या कोई भी प्रिंसिपल लॉज पढ़ाने हो तो हम लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे, या फिर कोई भी नया टॉपिक पढ़ाना हो, प्रोजेक्ट हो कोई भी, उसका ओवरव्यू देना हो बच्चों को, तो हम लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे। तो इसकी कुछ विशेषता है फिजिकल साइंस में, वो क्या है देखेंगे। भाई आपने स्कूल में भी देखा होगा, सरकारी स्कूल में भी पब्लिक में भी, तो आपने देखा होगा जैसे बहुत बार टीचर एब्सेंट होते हैं तो क्या करते हैं, 2-3 क्लास को कंबाइन कर देंगे और एक ही टीचर पढ़ा देगा सभी को लेक्चर दे देके, तो वही लेक्चर मेथड होता है। ज़्यादा बच्चों को एक साथ भी पढ़ा सकते हैं हम, ज़्यादा बच्चे हों तो उन्हें कवर कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर कॉमन हो, जैसे कि बहुत बार 11th 12th या 9th 11th का कोई टॉपिक सेम हो, तो दोनों क्लास को एक साथ बैठा के हम कोई भी टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो लेक्चर मेथड ये होता है, ठीक है। ये बहुत ही कन्वीनियंट और इंटरेस्टिंग है, यानी सुविधाजनक और रोचक है, बच्चों को मजा आता है, वैसे आता तो है नहीं। इसमें जो बच्चे होते हैं क्लास में वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस मेथड इज ओनली वे आउट द टीचर्स वॉइस इज हियर्ड क्लियरली, यानी इसमें टीचर्स की जो आवाज़ है वो आराम से सुन जाती है। अगर बच्चा लास्ट कॉर्नर में भी बैठा है क्लास के तो उसे भी आवाज़ अच्छी तरीके से सुनाई देगी, ठीक है। इसमें सभी बच्चों को बराबर मौके दिए जाते हैं सुनने के भी और सीखने के भी, ठीक है। तो ये मेथड बहुत ही कन्वीनियंट है, टीचर के लिए भी सुविधाजनक है कि भाई इतने सारे बच्चों को एक साथ वो पढ़ा पाता है। लेकिन इसमें क्या है, वो इंडिविजुअल हेल्प नहीं दे पाता, यानी एक एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाता, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, ठीक है। ये मेथड क्या है, इकोनॉमिकल है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है, ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन होता और ना ही कोई इक्विपमेंट यूज होता है। इक्विपमेंट जैसे कि मैं आपको कैमरे से पढ़ा रही हूँ, लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, तो इसमें कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं होता, ना कोई प्रदर्शन करके दिखाया जाता है कि डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, चीज़ों को प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, ना ही कोई प्रैक्टिकल होता है, सिर्फ बोलते हैं, टीचर आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। इस मेथड के द्वारा जो टॉपिक होते हैं, बहुत बड़े जो टॉपिक होते हैं, वो कम टाइम में कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टीचर ही सिर्फ बोलता है। इट कैन एकम्पनी मैनी अदर मेथड्स, यानी ये अन्य विधियों के साथ भी हो सकता है, यानी और मेथड्स के साथ भी हम इसे जोड़ सकते हैं। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो लेक्चर मेथड को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के साथ जोड़ सकते हैं, तो और भी बहुत सारे मेथड्स के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत शॉर्ट टाइम में दे देते हैं बच्चों को, भाई शॉर्ट में ही तो देंगे, टीचर आया पढ़ा के चला गया, तो आराम से 1 घंटे में पूरी बुक को पढ़ा देगा वो, है ना। It establish logical sequence of the subject as the lesson is already pre-planned, यानी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाता है कि टीचर पहले से ही प्री प्लानिंग रखता है और आके बोल देता है, ठीक है। इट इज यूजफुल इन स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स और नॉलेज एंड रिवाइजिंग ऑफ द ओल्ड टॉपिक्स और नॉलेज क्विकली, यानी इसमें क्या है, जो स्टार्टिंग की जाती है नए टॉपिक के साथ शुरुआत की जाती है और जो पुराने टॉपिक है उन्हें उनका दोहराना होता है, उन्हें रिवाइज किया जाता है, ठीक है। नए टॉपिक की नॉलेज देने के लिए यूजफुल है और उसे एक्सप्लेन करने के लिए यूजफुल है, तो ये इसकी क्या है, विशेषता है, ठीक है, ये इसकी मेरिट्स हैं। फिर अब डीमेरिट्स देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर गुण तो बहुत सारे हैं, दोष कौन कौन से। अब हर चीज़ की मेरिट और डीमेरिट होती हैं, हर चीज़ के गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो भाई क्या है, इसमें बच्चे बिल्कुल सुस्त बैठे रहते हैं कि नींद आ रही है, जम्भाई आ रही है, टीचर बोले जा रहा है। ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, इसमें टीचर का ही ज़्यादा फोकस रहता है, टीचर का ही ज़्यादा रोल रहता है, बच्चे का इतना रोल नहीं रहता, ठीक है। इस मेथड से बच्चे के अंदर कोई भी साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं होता, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चों से पूछेगा, बच्चों समझ आया, यस सर, यस मैम, तो भाई सभी ये करते हैं, हमने भी यही किया था, हम भी यही करते हैं, कहा सबने ये किया था, है ना, तो इसमें कोई शर्म की बात तो है नहीं। तो इसमें बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं होता, क्योंकि बच्चे का तो इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, बस टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे आराम से मुंह पे हाथ रख के सुन रहे हैं और यस सर, नो मैम, यस मैम यही कर रहे हैं बस, है ना। ये ओरल होता है और वर्बल मेथड होता है, यानी बस बोल बोल के ही पढ़ाया जाता है। ये छोटी क्लासेस के लिए यूजफुल नहीं है, छोटी क्लासेस के लिए एक्टिविटीज वाले मेथड अच्छे होते हैं, कूद कूद के बच्चों को डांस कर करके पढ़ाओ, ठीक है। दिस मेथड गिव्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन विच इज डेंजरस एंड हार्मफुल, यानी बस झूठ मूठ का दिखावा होता है कि हाँ बच्चों को समझ आ गया, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है।
इस मेथड में क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स को इग्नोर किया जाता है। बेसिक प्रिंसिपल कौन से हैं, लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चे जिसमें करके सीखते हैं। तो इसमें तो बच्चे कुछ नहीं करके सीखते, इसमें तो बच्चे सुन के सीखते हैं पैसिवली, है ना, नींद आती रहती है, सुनते रहते हैं। जैसे कि हमारा केमिस्ट्री का जो पीरियड हुआ करता था, मुझे उसमें बहुत नींद आती थी। टीचर आके 1 घंटा बोलना बराबर, बोर्ड पे लिखना और चले जाना, तो मुझे बहुत नींद आती थी। तो ये क्या है, लेक्चर मेथड बोरिंग हो जाता है, ठीक है। इन दिस मेथड एक्सपेरिमेंटेशन इज टोटली नेग्लेक्टेड, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट किया जाता है। ना बच्चों को मौके मिलते हैं कि वो कुछ डिस्कवर कर सकें, कुछ फाइंड आउट कर सकें, अपने आप से कुछ कर सकें, ठीक है। होमवर्क इज लाइकली टू बी वेरी हैवी, होमवर्क बहुत सारा दिया जाता है कि भाई पढ़ाया, ये सारा तुम्हें लिख के लाना है, करते हैं ना टीचर्स ऐसी, ठीक है, हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी फ्यूचर टीचर बनेंगे तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इट डज नॉट इम्पार्ट एफिशिएंसी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों की एफिशिएंसी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, समस्या समाधान की, वो भी बच्चों के अंदर दक्षता नहीं आती है, डेवलप नहीं हो पाती है। ना बच्चों की रीजनिंग पावर डेवलप हो पाती है, ना वो तर्क लगाना सीखते हैं, ठीक है। तो ये था लेक्चर मेथड। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड देख लेते हैं, यानी समस्या समाधान विधि। नाम से पता चल रहा है कि समस्या है, फिर उसका समाधान करना, कोई भी समस्या हो उसका समाधान करना क्या कहलाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहलाता है। तो वो समस्या कुछ भी हो सकती है, पढ़ाई की हो सकती है, रियल लाइफ की हो सकती है, घर की, बाहर की, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर क्या होता है, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, यानी रियल, अपनी जो हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती है, वो कोई भी प्रॉब्लम प्रेजेंट कर सकते हैं। रिक्वायर द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू सोल्व, और सोल्व कैसे करते हैं उसे, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके उसमें अप्लाई करते हैं। इसमें टीचर टाइम टू टाइम गाइडेंस देता रहता है, बच्चों को सलाह देता रहता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है। जैसे कि किसी क्वेश्चन में बच्चा अटक रहा है या कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें बच्चा अटक रहा है, तो टीचर क्या है, टाइम टू टाइम उन्हें गाइडेंस देता रहेगा, ठीक है। एज दे वर्क थ्रू द प्रॉब्लम, यानी वो बच्चे क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगेंगे, और बच्चों को प्रोत्साहित करना कि वो क्रिटिकली सोच सकें, यानी अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोच सकें कि भाई इस प्रॉब्लम का ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे हम अपने घर नहीं करते हैं, जैसे कोई भी दुविधा हो जाए या कोई भी बात में फंस जाए, कुछ भी अपने घर में बात चल रही है, तो एकदम से आइडिया आएगा, अच्छा ये ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं हम इसे। कोई भी चीज़ अगर काम करना हो, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसे नहीं होगा, इसे ऐसे करिए, ऐसे करिए, है ना। तो वो क्या है, एकदम से सोचना या फिर कुछ और सॉल्यूशन सुझाना, ठीक है, अपनी नॉलेज अप्लाई करना। तो ये मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है बच्चों की स्किल्स डेवलप करने के लिए, समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए, उनकी जो समझ है उसे बढ़ाने के लिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की जो समझ है उसे बढ़ाने के लिए, और जो टीम वर्क है, यानी बच्चे जो ग्रुप में वर्क करते हैं, उसे बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक दो, अगर याद रहे तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। स्किनर ने डेफिनेशन दी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग डिफिकल्टीज दैट हिंडर्स द अचीवमेंट ऑफ अ गोल, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, जो भी हमारी दुविधा होती हैं, जो भी हमारी डिफिकल्टीज होती हैं, उन्हें कम करना, किस तरीके से, कुछ भी अचीव करके, अपने गोल को अचीव करना, उन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करके, समस्या को समाधान करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना, ठीक है। जॉन डुई ने कहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वोवन इनटू द फैब्रिक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, द प्रॉब्लम डिटरमाइंस द गोल एंड द गोल कंट्रोल्स द थिंकिंग प्रोसेस, यानी समस्या समाधान तार्किक सोच के ताने बाने में बुना जाता है। समस्या लक्ष्य निर्धारित करती है और लक्ष्य सोचने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, देखो अगर बुकिश लैंग्वेज से देखा जाए तो आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके कौन कौन से चरण हो सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। तो भाई कोई भी प्रॉब्लम है, पहले तो हम देखेंगे कि अच्छा प्रॉब्लम है क्या, यानी चीज़ों को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई प्रॉब्लम कहाँ से आई, कैसी है। फिर एनालाइज करेंगे कि ये जड़ क्या है इसकी, ये शुरुआत कहाँ हुई, पहले कैसे ये प्रॉब्लम यहाँ तक पहुँची, सारा एनालाइज करेंगे, सारा डेटा देखेंगे कि उसकी प्रीवियस चीज़ें देखेंगे, फिर उसकी रिसेंट चीज़ें देखेंगे, मतलब एक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। फिर उस पर सोल्यूशन सुझाएंगे कि ये सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। फिर जो सोल्यूशन सुझाए हैं उनका मूल्यांकन करेंगे कि ये अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसके 4 स्टेप हैं। नाम आपको कहीं ना कहीं बदले मिल सकते हैं, कहीं आइडेंटिफाई, एनालाइज, कुछ और भी मिल सकते हैं, लेकिन उनका सेंस यही है कि प्रॉब्लम को देखना, फिर उसे एनालाइज करना, फिर सॉल्यूशन सुझाना, फिर सॉल्यूशन जो सुझाए उसे देखना कि वो सही है गलत है, ठीक है।
तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला स्टेप है कि प्रॉब्लम को देखना, दैट नीड टू बी सोल्व, जो प्रॉब्लम हम सोल्व करने जा रहे हैं उसे आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि भाई प्रॉब्लम है क्या। इसमें टीचर प्रेजेंट करता है बच्चों के सामने कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, यानी हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी, और चैलेंज देता है जिसमें बच्चे को सोचने की जरूरत पड़ती है अलग अलग तरीके से, और कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ती है, यानी अपने साथियों की जरूरत पड़ती है कि सबके सहयोग से उस समस्या का समाधान कर सके। फिर प्रॉब्लम हमने देख ली कि भाई प्रॉब्लम क्या है, कैसी है, फिर उसे एनालाइज करना कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, पहचान लिया, फिर उसके बाद उसे एनालाइज कर लिया कि इसका स्कोप क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, कारण क्या है, कहाँ से शुरू हुई है, किस वजह से हुई, पहले क्या घटना घटी थी जो ये प्रॉब्लम बनी है। ठीक है। फिर जनरेटिंग सॉल्यूशंस, यानी सॉल्यूशन सुझाना कि प्रॉब्लम एनालाइज करने के बाद उसके पॉसिबल जितने भी सॉल्यूशन सुझा सकते हैं, जितने भी हम उसके क्या बोलते हैं हिंदी में समाधान, जितने भी समाधान उत्पन्न कर सकते हैं उतने समाधान करेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, कि बच्चे के अंदर रचनात्मकता होनी चाहिए कि वो कुछ नया सॉल्यूशन सुझाए और अलग अलग तरीके से सोच पाए। ठीक है। अब सॉल्यूशन सूझ गया तो फिर इवेल्युएटिंग सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन निकल के आया है फिर उसका मूल्यांकन करना कि भाई ये इफेक्टिव है या नहीं है, प्रैक्टिकेबिलिटी है इसकी, नहीं है, कुछ उपयोग इसका हो सकता है, नहीं हो सकता है। सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, द फाइनल स्टेप इज टू सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट इट, यानी अब बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट हो गया है फिर उसे इम्प्लीमेंट कर देना। ठीक है। अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं, गुण क्या है। ये किसी भी बच्चे को क्या है अपने वयस्क जीवन के लिए तैयार करता है। ठीक है। ये वयस्क जीवन की एक तैयारी के रूप में कार्य करता है कि भाई जब हम स्टार्टिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख लेंगे तो जब हमारी लाइफ आगे चलेगी तो लाइफ में भी तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं भाई, हर रोज कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ हमें चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, तो उनका भी सॉल्यूशन हम सुझा पा सकें। ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बच्चे की डेवलप करता है, यानी उसकी सोचने समझने की शक्ति कि वो अलग अलग तरीके से सोच सके। जो इसमें बच्चे होते हैं वो एक्टिव रेसिपिएंट होते हैं, उनकी एक्टिव नॉलेज रहती है। इसके अंदर जो है इस मेथड के थ्रू बच्चे के अंदर टॉलरेट करना आता है और उसका दिमाग खुलता है, ये वैल्यू उसके अंदर विकसित होती हैं कि वो खुले दिमाग से सोच सकता है। ठीक है। हेल्प्स फॉर द इजी एसिमुलेशन ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान है उसका आत्मसात करना विकसित हो जाता है बच्चे के अंदर। एस्टेब्लिश हारमोनियस रिलेशन बिटवीन टीचर एंड पीपल, और टीचर और बच्चे के जो रिलेशन हैं वो भी अच्छे होते हैं, मधुर होने में ये मेथड मदद करता है। ठीक है, जिससे कि उनके संबंध अच्छे बने रहें। अब डीमेरिट्स क्या है इसकी, कि अगर इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो ये क्या है, मोनोटोनस हो जाएगा, यानी बोरिंग हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे बार बार इसी मेथड को यूज़ करते रहें। अब एक बात बताओ, जैसे कि रिसर्च ही है या कुछ भी है, एक्सपेरिमेंट ही है, अगर बार बार उसी चीज़ को करते रहेंगे तो वो बोरिंग नहीं हो जाएगी, है ना। तो आप ही खुद देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है इसे इजीली लीड कर सकते हैं टू द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइवल एंड अल्टीमेटली टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो। एप्रोप्रिएट है कि हमारी कोग्निटिव कॉम्पिटेंसीज हैं उन्हें डेवलप करता है, लेकिन इसमें कोई भी अफेक्टिव चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलता है, ये कोई भी भावनात्मक परिवर्तन लाने के लिए नहीं है ये मेथड। ठीक है, तो ये हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड देख लेते हैं। तो इस मेथड में क्या है भाई, अभी हमने लेक्चर मेथड पढ़ा, ठीक है, लेक्चर मेथड के साथ अगर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस है, उसमें लेबोरेटरी मेथड अगर जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है लेक्चर कम लेबोरेटरी मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी जब दो मेथड को एक साथ मिला दिया जाए। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इसके साथ मिल गया, तो इसे पढ़ते हैं कि भाई लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वो टीचिंग अप्रोच है जिसमें टीचर लेक्चर मेथड के साथ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन को कंबाइन कर लेता है। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, बच्चों को प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, या फिर कोई भी डायग्राम बना के दिखा रहे हैं बोर्ड पे, बायो का या फिजिक्स का या कुछ भी दिखा रहे हैं कि ऐसे इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा या इस तरीके से बनेगा, तो उसे कहते हैं प्रदर्शन करना, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी भी कंसेप्ट पे। ठीक है, इस मेथड में टीचर प्रोवाइड करता है लेक्चर किसी भी थ्योरेटिकल नॉलेज पे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे, और फिर उसे प्रदर्शन करके दिखाता है, प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाता है। ठीक है, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते थे, तो जैसे टीचर ने हमें लेक्चर दिया, फिर पेन रखने के बाद बैठे बैठे या खड़े खड़े लेक्चर दे रहा है घूम घूम के, फिर कह रहा अच्छा नहीं समझ आया तो मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताता हूँ या लैब में ले जाके बताता हूँ, इसे हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो यानी जब प्रैक्टिकली लेक्चर के साथ जोड़ देंगे तो वो क्या
होगा, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा। ठीक है, अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं कि ये क्या है, बच्चे की समझ विकसित करता है। तो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, यानी व्यापक समझ प्रदान करता है, खुली समझ, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की समझ। बाय कंबाइनिंग थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, कैसे समझ विकसित, भाई लेक्चर में तो सिर्फ हमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रही थी, लेकिन इसमें क्या है, थ्योरेटिकल भी मिल रही है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रही है। जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बच्चे की समझ विकसित होगी। ठीक है, और क्या गुण है इसके अंदर की, एंगेज करता है लोगों को, ज्यादा एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इन्वॉल्व है। भाई वो तो बोरिंग था लेक्चर मेथड, वो इतना एंगेजिंग नहीं कर रहा था, बच्चों को एंगेज नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है, बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, बच्चे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट जब करते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट आता है, मजे आते हैं कि भाई हम भी करके देखेंगे। विजुअल एड्स इसके अंदर है कि इस द यूज ऑफ विजुअल एड्स सच एज स्लाइड्स एंड वीडियोस कैन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन मेथड। जब डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेशन हम वीडियोस के थ्रू भी कर सकते हैं, स्लाइड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और कोई भी हार्ड टॉपिक हो, हार्ड कंसेप्ट हो, उसे क्या है जल्दी से हम सोल्व कर सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, बेटर रिटेंशन यानी बेहतर अवधारणा कर सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज को अप्लाई करके देख लेंगे तो वो टॉपिक हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनकरेजेस एक्टिव लर्निंग यानी सक्रिय सीखने को ये प्रोत्साहित करता है कि बच्चे इसमें एक्टिवली थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि जब उन्हें उनके सामने प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा टीचर, ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, तो बच्चे बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सर या मैम ये कैसे हुआ, दोबारा से करके बताओ। तो इसमें क्या है, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये इसके मेरिट्स हुए। अगर डीमेरिट्स की बात करें, अवगुण की बात करें, तो ये मेथड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि भाई किसी टॉपिक को पढ़ाएंगे और फिर उस पर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे, उसे प्रैक्टिकली करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। रिक्वायर्स रिसोर्सेज, इसमें संसाधनों की जरूरत पड़ेगी कि भाई लेक्चर मेथड तो आए, टीचर पढ़ाया और चले गए, लेकिन जब उसे डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत पड़ेगी तो उसे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, स्पेस, जगह की जरूरत पड़ेगी, जो कि स्कूल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। विद लिमिटेड रिसोर्सेज, जहाँ रिसोर्सेज ना हो तो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। ठीक है, limited scope, some concept can not be easily demonstrated which limit the scope of this method। अब हर टॉपिक को तो प्रदर्शन करके नहीं समझा सकते, डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं समझा सकते, तो इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड हो जाता है। पैसिव लर्निंग, लेक्चर एस्पेक्ट द मेथड विच कैन लीड टू पैसिव लर्निंग वेयर स्टूडेंट में नॉट बी एक्टिवली एंगेज्ड। अगर खाली लेक्चर की ही देखें तो इसमें बच्चे क्या है, पैसिवली सीखते हैं, अच्छी तरीके से शामिल भी नहीं हो पाते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, और जब मेथड बोरिंग हो जाता है या फिर पैसिव हो जाता है तो सीधे बच्चे क्या करते हैं, बस नोट डाउन करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, अगर संक्षेप में देखें, समरी में देखें, तो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इफेक्टिव भी है, टीचिंग अप्रोच अच्छी अप्रोच है जो कि अच्छे तरीके से यूज की जा सकती है। इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने देखी हैं, लेकिन अगर क्लासरूम में हमें ये अप्लाई करना हो तो पहले हम इसके गुण देखेंगे, फिर अवगुण देखेंगे, उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो होपफुली ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड। अब आपको ये कहीं चाइल्ड सेंटर्ड भी मिल सकता है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि भी मिल सकती है, और लर्नर सेंटर्ड भी मिल सकता है, तो देख के कंफ्यूज मत होना, हर जगह बच्चा ही केंद्र में है। लर्नर है तो भी हमारी बच्चों की बात चल रही है, चाइल्ड है तो भी बच्चों की बात चल रही है, स्टूडेंट है तो भी बच्चों की बात चल रही है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट सेंटर्ड बताना है, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड बताना है और इसे एक्सप्लेन करना है। इसमें से एक मेथड एक्सप्लेन करना है। अब जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हमने पढ़ा, तो वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि उसमें बच्चे की जितने भी प्रॉब्लम्स है उनका समाधान हो रहा है। अब चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कौन से होते हैं, जिसमें बच्चों को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे की क्या रुचि है, उसे क्या पढ़ना है, किस तरीके से बच्चे को समझ आएगा, कहाँ कमियां हो रही हैं, कहाँ बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, अलग अलग बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, बच्चे को केंद्र में रखा जाए, अगर बच्चे का पढ़ने का मन है तो ही पढ़ाया जाए, जो वो पढ़ने के लिए कहे वही पढ़ाया जाए। ठीक है, तो वो होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड। तो पढ़ते हैं,
स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड जो है एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज है जो कि फोकस करती है बच्चों की ज़रूरतों पे, बच्चों की रुचि पे कि क्या इंटरेस्ट है हर एक इंडिविजुअल की। इसमें जो गोल होता है स्टूडेंट सेंटर टीचिंग का वो होता है कि एनकरेज करना, बच्चों को प्रोत्साहित करना कि वो एक्टिवली सीख सकें, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, यानी सक्रिय तरीके से सीख सकें और सक्रिय भागीदारी निभा सकें। ठीक है। एंड हेल्प स्टूडेंट टेक ओनरशिप ऑफ देयर ओन लर्निंग, और बच्चे खुद से भी सीख सकें। जब पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चे खुद से सीखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी पूछताछ आधारित अधिगम। ठीक है, पूछताछ आधारित शिक्षा भी कह सकते हैं, लर्निंग को अधिगम भी कहते हैं, सीखना भी कहते हैं। यानी पूछताछ का मतलब है कि टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है तो बच्चे क्या है बीच बीच में पूछे, सर ऐसा क्यों हुआ, मैम ऐसा क्यों हुआ, ये यहाँ क्यों आया। जैसे कि मैथ हम पढ़ते हैं तो हम कितने क्वेश्चंस करते हैं कि मैम ये ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हुआ, क्या कहाँ से आया, क्यों आया। तो इतने सारे क्वेश्चन करते हैं, वो होती है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ठीक है। इसमें बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछें और हर एक टॉपिक का इन्वेस्टिगेशन करें, यानी खोज करें, हर एक टॉपिक की जांच करें। ठीक है। और अपने खुद के इंटरेस्ट से पढ़ें। ठीक है। इसमें टीचर क्या है, फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है, गाइडर भी हम लिख सकते हैं, मेंटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी फैसिलिटी बस सुविधा देता है, हेल्प कर सकता है बच्चों की। तानाशाही उसकी नहीं चलेगी जैसे पहले ज़माने में चलती थी कि डंडे के जोर पे या स्टिक हाथ में ले रहे हैं तो पढ़ाया जा रहा है। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर वर्क करता है फैसिलिटेटर की तरह, गाइड करता है बच्चों को सीखने में और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करता है। ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है, स्टूडेंट कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं विच रिक्वायर देम टू अप्लाई देयर नॉलेज, जो भी उनकी नॉलेज होती है उसे अप्लाई करते हैं, एंड स्किल्स टू सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, और बच्चों के अंदर ये कौशल विकसित किए जाते हैं कि कोई भी अपनी रियल लाइफ सिचुएशन वो ले सके और उसी पे ही क्या है प्रोजेक्ट बना सके। जैसे कि मैं हर बार यही एग्जांपल लेती हूँ, पोल्यूशन हो सकता है, बाढ़ पे हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम बना रहे हैं तो हम रियल लाइफ सिचुएशन क्या ले सकते हैं कि किसी एरिया में अगर बाढ़ आई है तो उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना, घर घर जाके सर्वे करना, लोगों से पूछना और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए उस प्रोजेक्ट को बनाना। ठीक है। तो इसमें क्या है, टीचर गाइडेंस देता है, बच्चों को सपोर्ट करता है और बच्चे खुद की जिम्मेदारी लेते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे और खुद से ही सीखेंगे। ठीक है। कोलाबोरेटिव लर्निंग, थर्ड मेथड क्या है, कोलाबोरेटिव लर्निंग है। ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसमें भी बच्चे जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट हैं वो होता है चाइल्ड सेंटर, जिसमें बच्चे खुश हैं, बच्चों की नीड्स पूरी की जा रही हैं, बच्चों की रुचि पे ध्यान दिया जा रहा है, अलग अलग बच्चे पे ध्यान दिया जा रहा है, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होते हैं। तो कोलाबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम। कोलाबोरेटिव क्या होता है, सब एक साथ मिलकर पढ़ना, जैसे कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ पढ़ते होंगे तो वो होती है कोलाबोरेटिव लर्निंग। तो इसमें क्या है, बच्चे एक छोटे से ग्रुप में काम करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कि भाई मुझे तो आज ये क्वेश्चन समझ नहीं आया यार, समझाना एक बार, या फिर बहन एक बार मेरे को ये समझाना। तो हम करते नहीं, स्कूल टाइम में हम कितना करते थे। तो वो क्या है, कोलाबोरेटिव लर्निंग है कि टीचर के जाने के बाद बच्चे एक दूसरे से पूछ रहे हैं यार ये क्वेश्चन बता दे, यार बहन ये क्वेश्चन बता दे, तो वो होती है कोलाबोरेटिव लर्निंग। ठीक है। वही बात है कि टीचर इसमें भी फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है और बच्चों को जहाँ जरूरत है वहाँ गाइडेंस प्रोवाइड करता है और साथ के साथ फीडबैक भी देता है कि बेटा तुमने इतना गलत किया है, ये सही कर लो या फिर ये तरीका लगाओ। तो वो क्या होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक मेथड डिटेल में लिख सकते हैं क्योंकि पूछा गया है कि कोई भी एक मेथड डिस्कस करें। तो जैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ा तो उसे लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट मेथड लिख सकते हैं, कोई भी एक मेथड लिख सकते हैं, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बार बार हम पढ़ेंगे तो हमारा दोबारा टाइम वेस्ट होगा, तो हम नया टॉपिक पढ़ते हैं। फिर अब टीम टीचिंग शॉर्ट में अब तक 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक है। तो भाई हमें ये पढ़ना है। तो टीम टीचिंग क्या होता है, टीम से ही पता चल रहा है कि एक लोग इकट्ठे होकर, यानी टीचर्स भी बच्चे भी पूरी टीम बन जाए और फिर पढ़ें, या फिर एक क्लास में 2-3 टीचर पढ़ रहे हैं और बच्चे भी क्या है एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वो होती है टीम टीचिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है एक क्लास में 2-2, 3-3 टीचर रहते हैं कि जिस बच्चे को दिक्कत है हैंड रेज करो मैं आ रहा हूँ समझाने, तो वो होती है टीम टीचिंग। ठीक है। तो पढ़ते हैं। तो टीम टीचिंग क्या है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है टीचिंग की। कोलैबोरेटिव यानी सहयोगात्मक उपागम है कि सब लोग सहयोग करके एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे के साथ मिलके पढ़ते हैं, एक टीम बना के। ठीक है।
2 और मोर टीचर्स वर्क टुगेदर टू प्लान, यानी 2 या 2 से ज़्यादा टीचर क्लास के अंदर होते हैं और किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी टॉपिक हो उसे अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, डिलीवर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं इंस्ट्रक्शन को फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ ग्रुप होते हैं बच्चों के, उन्हें क्या है मिलके पढ़ाते हैं, ठीक है। इस उपागम में अप्रोच को हिंदी में उपागम बोलते हैं, ठीक है। तो इस अप्रोच में क्या है, टीचर अपनी जिम्मेदारी शेयर करता है फॉर द सक्सेस ऑफ द क्लास एंड वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ कोहेसिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो क्लास को क्या है सक्सेसफुल कैसे बनाए, कैसे सबके साथ मिलजुल के काम करे और कैसे एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए कि सब एक दूसरे के साथ जुड़ के सीख सकें कोहेसिव मैनर में। कोहेसिव होता है, को होता है जुड़ना, यानी सब लोग एक साथ मिलके सीख सकें और सब लोग शामिल हो सकें क्या सीखने में, अनुभव गेन करने में, एक्सपीरियंस गेन करने में, ठीक है। तो इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। तो भाई टीम टीचिंग में पहले क्या होता है, प्लानिंग होती है, योजना बनाई जाती है कि भाई किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देंगे, किस तरीके से टीचर्स को काम करना है, किस तरीके से अपना लेक्चर डिलीवर करना है, कंटेंट देना है बच्चों को, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए हम पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब हमारे घर में कुछ भी काम हो तो हम क्या है पहले सोचेंगे, अच्छा ये काम हमें करना है, इतने जने आएंगे, ऐसे खाना बनाना है, तो हम क्या करते हैं प्लानिंग। तो इसी तरीके से टीम टीचिंग में क्या करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे। तो टीचर इसमें काम करते हैं मिलजुल के टू प्लान इंस्ट्रक्शन, यानी शिक्षक निर्देश की योजना बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं, ठीक है। They may divide up the content areas or subject. They will teach or work together to integrate different subject areas into a cohesive unit. यानी वो सारे मिलके कंटेंट बांट लेते हैं कि भैया तुम ये वाला टॉपिक पढ़ाना, मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, तुम ये वाला पढ़ाना, और सारों को क्या है एक दूसरे से इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे, ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ, ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। जैसे कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें मैथ के बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैथ पढ़ते हैं तो फिजिक्स का भी उसमें मतलब इक्वेशन नहीं कह सकते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो लगती है, तो उसे क्या है इंटीग्रेट करना है, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ना, एकीकृत करना, ठीक है। तो एक साथ काम करना, तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टीचर्स में टेक टर्न्स टीचिंग और वर्क टुगेदर टू को टीच, यानी शिक्षक बारी बारी से पढ़ा सकते हैं और सह शिक्षण के लिए एक साथ काम कर सकते हैं कि अगर एक साथ पढ़ाना है तो एक साथ पढ़ा सकते हैं और बारी बारी से पढ़ा सकते हैं। जैसे कि 4 टीचर हैं तो भाई 10 मिनट पहला टीचर पढ़ा रहा है, 10 मिनट दूसरा, 10 मिनट तीसरा, चौथा, इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, या फिर सारे एक साथ पढ़ा सकते हैं। सारे एक साथ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो खिचड़ी पक जाती है ना। तो दे वे यूज अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन मेथड। जो निर्देश देने के तरीके हैं वो अलग अलग अपना सकते हैं, जैसे कि लेक्चर भी दे सकते हैं, ग्रुप में काम करा सकते हैं, या फिर बच्चों के हाथों से काम करा सकते हैं कि भाई खुद एक्टिविटीज करो और खुद सीखो, ठीक है। फिर असेसमेंट की बात कर लेते हैं। असेसमेंट होता है आकलन कि बच्चों को कितना समझ आया, कितना उन्होंने सीखा। तो जब टीचर एक साथ काम करते हैं तो वो असेस भी करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा, उसका आकलन करना, उनका मूल्यांकन करना कि बच्चों को कितना आया, कितना इफेक्टिव था जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए, कितने असरदार थे, कितना असर किया, ठीक है। तो जो असेसमेंट के तरीके हैं वो अलग अलग तरीकों से असेसमेंट आकलन करते हैं। असेसमेंट होता है, आकलन होता है जो पढ़ा ये देखे कि कितना आया कितना नहीं आया। तरीके कौन कौन से हो सकते हैं कि हम बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, क्विज़ करा सकते हैं यानी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट उन्हें दे सकते हैं, कोई भी काम दे सकते हैं एक साथ करने के लिए और एक साथ उनका रिजल्ट एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है कम्युनिकेशन यानी संचार। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी जरूरी है टीम टीचिंग में। टीचर काम करते हैं एक साथ और कम्युनिकेट करते हैं लेसन प्लान को लेके, एक्सपेक्टेशंस को लेके, बच्चों के प्रोग्रेस को सुनिश्चित करना, दैट ऑल टीचर्स आर ऑन द सेम पेज, यानी सारे टीचर एक साथ क्या है बच्चों से इंटरेक्शन करें, कम्युनिकेशन करें, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट थे टीम टीचिंग के, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि टीम टीचिंग बच्चों को प्रोवाइड करती है मोर इंडिविजुअलाइज अटेंशन। भाई अब 4 टीचर रहेंगे और बच्चों का ग्रुप रहेगा तो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन तो मिलेगा ही, यानी हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा। इसमें टीचर काम कर सकते हैं, एक साथ काम करते हैं बच्चों की नीड्स को पूरा करने के लिए, और कोलाबोरेशन यानी सहयोगात्मक को भी बढ़ावा मिलता है, सब लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। क्रिएटिविटी अमंग टीचर्स, अपने अपने आइडियाज़ और अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज शेयर करते हैं टीचर। अगर एडिशनली देखा जाए तो टीम टीचिंग प्रोवाइड टीचर्स विद अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग फ्रॉम वन अनदर, यानी अगर और देखा जाए तो टीम टीचिंग एक बढ़िया तरीका है। इसमें टीचर्स को भी ग्रोथ मिलती है, टीचर्स को भी सीखने के लिए मिलता है और उनका जो प्रोफेशनल है वो भी डेवलप होता है, उनका जो व्यावसायिक है वो व्यवसाय जो है प्रोफेशन है टीचिंग का वो भी डेवलप होता है, ठीक है।
तो समझ आया होगा टीम टीचिंग। अगर समरी में देखें संक्षेप में तो ये कि कोलाबोरेटिव अप्रोच है, सब लोग एक दूसरे को सहयोग करके काम करते हैं। एंड प्रोवाइड मैनी बेनिफिट्स टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स, और टीचर्स का भी फायदा होता है और बच्चों का भी फायदा होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, आकलन बच्चों का सही तरीके से होना चाहिए, और दैट लीड टू मोर एंगेजिंग एंड इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, और सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों, और जो पढ़ाया गया है वो कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं माइक्रो टीचिंग की। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है? देखो, बीएड में सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा आपने माइक्रो टीचिंग का। माइक्रो टीचिंग होती है जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ाने जाते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है, उसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग। उसे टीचर्स बोलते हैं भाई तुम्हारी माइक्रो टीचिंग होगी, तुम्हें दूसरे स्कूल में जाना है पढ़ाने के लिए। तो ये क्या है? ये है माइक्रो टीचिंग। अब इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि भाई एक्चुअल में माइक्रो टीचिंग है क्या और क्यों कराई जाती है, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसके गुण हैं। ठीक है, तो देखते हैं मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग सबसे पहले किसने दी थी? ए ड्वाइट एलन ने दी थी। शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, कोई भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट हो, सभी जगह क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है कि माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट किसने दिया है? तो ए डब्ल्यू ड्वाइट एलन ने दिया है। ठीक है, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, 1963 में ये कंसेप्ट आया है। माइक्रो टीचिंग किस लिए की जाती है? इसे बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, ये की जाती है जिससे कि टीचर्स का बिहेवियर डेवलप कर सकें। भाई पढ़े लिखे तो सभी होते हैं, आप बीएड में कोई अनपढ़ तो जाएगा नहीं। आपने बीएससी, बीकॉम, एमएससी, पता नहीं और भी बहुत सारी बीबीए, बीसीए, कोई बीटेक भी करके जाते हैं। तो किस लिए जाते हैं? कि हमारा बिहेवियर डेवलप हो सके और हम टीचिंग एक्टिविटीज सीख सकें। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग लाइक अ साइमुलेटेड सोशल स्किल्स टीचिंग टू प्रोवाइड द फीडबैक टू टीचर ट्रेनीज फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। यानी जो टीचर ट्रेनी, यानी हम टीचर ट्रेनिंग में आते हैं, टीचर ट्रेनीज में आते हैं, प्यूपिल टीचर के अंदर आते हैं, जिससे कि हमारा जो बिहेवियर है उसमें बदलाव आ सके, वो मॉडिफाई हो सके और हमें पढ़ाने का तरीका आ सके, इसलिए कराई जाती है माइक्रो टीचिंग। अब एलन ने एक डेफिनेशन दी थी कि माइक्रो टीचिंग इज द स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर। तो स्केल डाउन प्रोसेस भी इसे बोलते हैं। ठीक है, क्या है? छोटा सा शिक्षण अनुभव, है ना। तो एक डेफिनेशन और है, बीएम शोर ने कहा है कि माइक्रो टीचिंग क्या है? एक रियल टीचिंग है, रिड्यूस्ड इन टाइम, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। यानी इसमें कम समय में सीखा जाता है। ग्रुप जो रहता है बच्चों का, 5 से 6 बच्चों का ग्रुप रहता है, 36 मिनट की साइकिल रहती है, तो इसी के अंदर सारी चीज़ें सीखी जाती हैं। तो सारी डेफिनेशंस के बेस पे ये पॉइंट निकलते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है? एक रियल टीचिंग है, यानी शिक्षण प्रशिक्षण की एक तकनीक है, वास्तविक शिक्षण है। ये टेक्निक ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग है, कंप्लीटली इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, हर एक बच्चे पे फोकस किया जाता है कि किस तरीके से वो ट्रेंड हो रहा है, यानी हर एक बच्चे पे, यानी प्यूपिल टीचर पे, ट्रेनीज पे। इट कैन बी कंट्रोल द प्रैक्टिस बाय फीडबैक। ये किस तरीके से कंट्रोल की जा सकती है? टाइम टू टाइम बच्चे को फीडबैक देते रहें कि यहाँ तुम्हारे पढ़ाने में कमी है, इस तरीके से खड़े हो, यहाँ पे डेट लिखनी है, यहाँ पे टाइम लिखना है। ठीक है, ये बहुत ही सरल तरीका है, शॉर्ट फॉर्म है टीचिंग का, यानी शिक्षण का सबसे सरल और संक्षिप्त रूप है ये। ठीक है, अब इसके अंदर स्टेप्स कौन कौन से हैं? मैंने सिर्फ ये हेडिंग रखी है, इन्हें एक्सप्लेन भी मैं कर दूंगी, लेकिन इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इनके अंदर से। ठीक है, स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? कि डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक स्किल, यानी एक विशिष्ट कौशल को परिभाषित करना। डेमोन्स्ट्रेशन करना, यानी जो कौशल बच्चे के अंदर हैं, हमारे अंदर हैं, जब हम पढ़ाने जाते हैं तो वो उनका प्रदर्शन करना कि कौन कौन से कौशल हमारे अंदर हैं। माइक्रो लेसन प्लान बना के लाना, जो कि अब मैं बार बार बोल रही थी, अपने लेसन प्लान तैयार कर लो, लेसन प्लान तैयार कर लो। तो वो लेसन प्लान तभी के तभी तैयार होते हैं जब हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। यानी जैसे आज हम जा रहे हैं तो आज का टॉपिक हमने पूरा रेडी कर लिया, कल जा रहे हैं तो कल का टॉपिक रेडी कर लिया। तो इसीलिए 15-15 लेसन प्लान हर एक सब्जेक्ट के बनते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं लेसन प्लानिंग। ठीक है, छोटे से ग्रुप को इसमें पढ़ाया जाता है, फीडबैक लिया जाता है, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं कि उन्हें कितना समझ आया। फिर अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से रीप्लानिंग करते हैं, फिर दोबारा से पढ़ाते हैं और फिर दोबारा से इवैल्यूएशन या फीडबैक उनका लेते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, साइकिल गोज ऑन होती रहती है। तो देखो ये साइकिल इस तरीके की कि पहले प्लानिंग करेंगे 5 से 6 मिनट, फिर पढ़ाएंगे 6 मिनट, फिर बच्चों से 6 मिनट तक फीडबैक लेंगे, क्वेश्चंस पुट आउट करेंगे जो पढ़ाया है,
फिर बच्चों को अगर समझ नहीं आया, वो क्वेश्चन बताने में सक्षम नहीं है, उन्हें समझ नहीं आया, तो हम दोबारा से प्लानिंग करेंगे 12 मिनट तक कि हाँ भाई हमारे पढ़ाने में कुछ ना कुछ कमी है। फिर दोबारा से पढ़ाने के बाद, दोबारा से प्लान करने के बाद दोबारा से पढ़ाएंगे 6 मिनट तक, फिर दोबारा से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है। इसमें 36 मिनट का टोटल टाइम होता है, कहीं कहीं आप 30 मिनट भी देख सकते हैं, तो 30 से 36 मिनट हम मान सकते हैं। ठीक है, समझ आया। अब मीनिंग ऑफ वेरियस टीचिंग स्किल्स, जो अलग अलग कौशल होते हैं उनका मतलब क्या है। तो पहले देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग किस लिए यूज होती है, कि जो हमारी टीचिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो सके, हमें पढ़ाना आ सके। ठीक है, टीचिंग स्किल इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ टीचर्स बिहेवियर एंड एक्टिविटीज विच आर स्पेशली इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट डिजायर्ड चेंज इन प्यूपिल टीचर्स। जो बीएड वाले बच्चे होते हैं उन्हें बोला जाता है प्यूपिल टीचर। ठीक है, जो एमएड वाले बच्चे होते हैं उन्हें बोला जाता है एडुकेटेड टीचर। जो पीएचडी वाले होते हैं वो तो भाई सबकी महारत करके जाते हैं, वो तो प्रोफेसर बन जाते हैं, उन्हें बोला जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो किस लिए की जाती है, इसके अंदर टीचर्स के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है, एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई किया जाता है, अच्छी एक्टिविटीज़ वो सिखा सकें और उनके अंदर बदलाव लाया जा सके। ठीक है, प्यूपिल टीचर के अंदर। तो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल्स हैव बीन डिस्कस्ड बिलो। आप देखते हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी चल रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है तो थोड़ा सा धीरे रुक जाते हैं 1 सेकेंड के लिए। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम बोलते हैं लेसन प्रेजेंटेशन। अब आपने लेसन प्लानिंग जब बनाई होगी, ये लेसन प्लान बनाए होंगे, तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी स्किल। ठीक है, कितनी गंदी राइटिंग आ रही है। इंट्रोडक्टरी स्किल, उसमें आप लिखते हैं, यहाँ कॉलम डाल के यहाँ लिखते हैं कि प्रीवियस ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यानी क्या बोलते हैं उसे, रिसेंट के ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, एड द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, ठीक है, यानी जो प्रेजेंट की नॉलेज है, जो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, उसे पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ के पढ़ाना। ठीक है, कोरिलेट करना पहले की नॉलेज से। तो पढ़ते हैं, इस स्किल में क्या होता है, सबसे पहले हम लेसन की प्रेजेंटेशन करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, कि बच्चे को देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, फिर उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि 5 क्वेश्चन पूछेंगे, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे टॉपिक से रिलेट करे। ठीक है, यानी जो बच्चे ने पहले से पढ़ रखा है, जो बच्चे को पहले से आता है, उसी से रिलेटेड टॉपिक पूछते हैं, जिससे कि उसका पूर्व ज्ञान जांचा जा सके कि उसे पहले से कितना आता है। ठीक है, तो इस कौशल में क्या है, जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है उसे कोरिलेट करते हैं प्रेजेंट नॉलेज से, कि बच्चे को पिछला कितना आता है, तभी अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ऑल द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द लास्ट क्वेश्चन हैज डायरेक्ट लिंक विद द टॉपिक्स टू बी टॉट। यानी 5 क्वेश्चन रखते हैं और पूर्व ज्ञान के आधार पर रखते हैं कि पहले से बच्चे को क्या आता है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसे इस तरीके से रखते हैं कि वो नए टॉपिक के साथ रिलेट कर सके। ठीक है, जो हमें पढ़ाना है। तो ये होती है इंट्रोडक्टरी स्किल। सेकंड है स्टिमुलस वेरिएशन, यानी प्रोत्साहन भिन्नता। इसमें क्या है, स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब होता है, जैसे कि हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बार बोर्ड टीचर्स आपने देखे होंगे कि वो बोर्ड के आगे खड़े हो जाते हैं। तो स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब होता है कि टीचर्स को टाइम टू टाइम अपने गेस्चर्स चेंज करने चाहिए, कि कभी इस साइड खड़ा हो जाए, कभी उस साइड खड़ा हो जाए, कभी आगे से हट जाए, कभी बच्चों को पीछे देख रहा है कि देख रहा है बच्चों आपको, तो अपने गेस्चर्स टाइम टू टाइम अपनी पोजीशंस क्या है चेंज करता रहे, तो उसे बोलते हैं स्टिमुलस वेरिएशन। ये शॉर्ट में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, चेंजिंग ऑफ गेस्चर्स एंड पोजीशंस बाय द टीचर। अगर दूसरे शब्दों में कहें, द स्किल द टीचर चेंजेस द मूवमेंट ऑफ हिज हैंड्स, यानी हाथों की मूवमेंट बदल सकते हैं। लेग, कोई कोई टीचर खड़ा खड़ा पैर हिलाता रहता है तो चल सकते हैं। अपनी आंखों को बदल सकते हैं, इधर उधर देख रहे हैं, एक ही साइड देख रहे हैं नहीं, अपनी आंखों के गेस्चर बदल सकते हैं। वॉइस कभी तेज कर सकते हैं, कभी मंदी कर सकते हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने माउथ के गेस्चर चेंज कर सकते हैं। एट अ रेगुलर इंटरवल्स टू एलिमिनेट मोनोटोनी फ्रॉम द क्लास। किस लिए, जिससे कि क्लास में नीरसता ना आए, बोरिंग ना आए। जैसे कि अब कोई कोई टीचर ऐसा होता है कि पूरा लेक्चर दे देगा पर बंदे के मुंह पे स्माइल नहीं आ सकती, या लेडीज होगी तो वो भी खड़ूस होगी कि पूरे लेक्चर में हंसेगी तक नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बच्चों को बोरियत आती है। थोड़ा बहुत बीच में एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, थोड़े बहुत बच्चों की भी स्माइल देखनी चाहिए, है ना।
तो अगर टीचर गेस्चर्स चेंज नहीं करेगा, पोजीशन चेंज नहीं करेगा एक इंटरवल पे, तो क्लास बहुत बोर हो जाएगी और बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि टीचर को इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि उसके अंदर ये स्किल्स भी डेवलप की जाए कि वो अपने गेस्चर्स चेंज करता रहे। तो स्टिमुलस वेरिएशन अब तक आ चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है, लिख देंगे ना 2 नंबर में अगर आ रहा है तो। फिर है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होता है? व्हेन स्टूडेंट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फैक्ट एंड कंसेप्ट, द टीचर क्लैरिफाइज देम बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल चार्ट मॉडल। यानी समझो भाई क्या है इलस्ट्रेशन होता है, जैसे कि हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं या मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, चलो बीएड का ही अपना एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बुकिश लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा और मैं उसका देसी एग्जाम्पल या घर का कोई भी उदाहरण दूं तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से टीचर्स को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स यूज करने चाहिए, चार्ट्स यूज करने चाहिए, मॉडल्स यूज करने चाहिए, जिससे कि बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है। These illustrations are given only after relating them with the life of a student। देखो कितनी अच्छी बात है। अब मैं एक बात बताती हूँ, जितने बड़े लेवल पे आप जाएंगे ना, मुझे किसी ने ये बोला था कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब जब मैं सीटेट का पढ़ा रही थी, कि आप बुकिश नॉलेज ना पढ़ा के ज़्यादा सिंपल देसी एग्जाम्पल देते हो, मतलब गलत तरीके से बोला था कि दिया मत करो ऐसे। लेकिन मैं एक बात बताऊँ ना, जितने आप बड़े लेवल पे जाएंगे ना, वहाँ आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे, घर के खाने के, पीने के। इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स घर से रिलेट करते हैं चीज़ें, वो क्यों करते हैं? जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो सके, टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। यूँ तो बुक में आप कितना भी पढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन आपको क्या है, अच्छी तरीके से समझ आए। तो क्या है, रियल लाइफ से बच्चों की लेके एग्जाम्पल दे सकते हैं, उनकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ। ठीक है। अब है क्वेश्चनिंग स्किल्स। ये माइक्रो टीचिंग का टॉपिक मैंने रखा है इसलिए क्योंकि क्वेश्चनिंग स्किल्स 2 बार पूछा गया है। इसे प्रोबिंग क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, कहीं लिखा मिल जाएगा आपको प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है, तो इसे थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चनिंग स्किल्स को। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग इज एन इंपॉर्टेंट नीड। यानी अगर हमें टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना है तो हमें क्या करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस पुट आउट करने पड़ेंगे। टीचर्स भी बच्चों से क्वेश्चन पूछें और बच्चे भी टीचर्स से क्वेश्चन पूछें। ठीक है। तो ये जरूरी है कि टीचर इतना प्रोफिशिएंट होना चाहिए, उसके अंदर ये कला होनी चाहिए कि बच्चा अगर कोई भी टॉपिक पूछ रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो झट देने से क्या है, जवाब दे दे। ठीक है। By the skills of asking rapid and meaningful questions is the mean the skill of continuity, relativity of the content and clarity and simplicity of the language। यानी ये स्किल होनी चाहिए कि जल्दी से क्वेश्चन पूछें और जल्दी से उसका आंसर आ जाए, और ये स्किल टीचर के अंदर होनी चाहिए, कंटिन्यूसली होनी चाहिए, कंटेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए लैंग्वेज में। जब टीचर क्वेश्चन पूछे तो सिंपल तरीके से पूछे। ठीक है। क्वेश्चनिंग स्किल जो है, इसके लेवल देख लेते हैं। फर्स्ट है लो लेवल क्वेश्चन, यानी क्वेश्चंस का भी तो लेवल होता है, एक तो लो लेवल क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो 3 लेवल हैं इसके, देखते हैं। लो लेवल क्वेश्चन, इसमें क्या है, स्टूडेंट्स हैव टू रिकलेक्ट द प्रीवियस एक्वायर्ड बेसिक नॉलेज। यानी जैसे कि हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम बिल्कुल निचले स्तर का क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से हम उसे जोड़ सकें कि पहले से इसे क्या आता है, उससे जोड़ जोड़ के आगे तक लेके चलें। तो लो लेवल क्वेश्चन क्या होते हैं, मेमोरी ओरिएंटेड होते हैं कि इनके दिमाग में कितना फीड है। ठीक है। इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय एनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता, बच्चे के दिमाग में अगर सेव रहता है तो वो इजीली बता देता है। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं टर्मिनोलॉजीज पे, कोई भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, नॉमेनक्लेचर बेस्ड पूछ सकते हैं, इवेंट बेस्ड पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये होती है लो लेवल क्वेश्चनिंग। ठीक है। साइड में एक और लैपटॉप रखा है, ये भी ऑन करना है मुझे। सेकंड है हाई लेवल क्वेश्चनिंग। हाई लेवल क्वेश्चनिंग क्या है, इसमें क्वेश्चन होते हैं थोड़े से हाई लेवल के, जैसे कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें, या बच्चे को जिसमें ज़्यादा सोचना पड़े इस तरीके का क्वेश्चन हम पूछ लें। तो इसमें बच्चे की क्या लगती है, हायर मेंटल फैसिलिटीज़ लगती है। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें बच्चे को कॉम्प्रिहेंशन लगाना पड़ता है, अप्लाई, एनालॉजी, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, यानी बच्चे को थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है। एक सेकंड, बस एक सेकंड रुक जाइए। चलिए आगे। फिर है डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। इसमें क्या है, क्वेश्चन बहुत इजीली पूछे जाते हैं लेकिन जो उनके आंसर होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो दीज आर द बेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू कल्टीवेट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। इस तरह के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। जैसे कि क्लासेज चलती हैं हायर लेवल पे, तो क्या होता है, बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो बताओ। डेस्क्रिप्टिव यानी जितना भी डिटेल में बता सकते हो, टॉपिक से बता रहे हो, जो भी तुम्हें समझ आ रहा है, दिमाग में तुम्हारे जो भी आ रहा है वो ही बताइए।
ठीक है, तो वो होता है डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। बस ये है कि बच्चे पार्टिसिपेट तो करेंगे, मजा आएगा इंटरेक्शन करने में, है ना। आगे चलते हैं फिर कंपैरिजन क्वेश्चन। कंपैरिजन क्वेश्चन क्या होते हैं? स्टूडेंट हैव टू डिस्टिंग्विश टू और मोर ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट, इलस्ट्रेशन, एग्जांपल और डेमोन्स्ट्रेशन, यानी दो के बीच में डिफरेंशिएट करना क्या कहलाता है? कंपैरिजन क्वेश्चन। ठीक है, फिर है क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। अब टेक्निक कौन कौन सी है? रीडायरेक्ट टेक्निक्स, रीडायरेक्शन टेक्निक। तो ये टेक्निक जो है अप्लाइड व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मोर, यानी जब ज्यादा बच्चे हों तब ये टेक्निक अप्लाई की जाती है। दिस इज एन एडवांटेजियस टेक्निक बाय विच पॉजिटिव इंटरेक्शन कैन बी सेट अप इन द क्लास। इन दिस अ क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट, द पॉसिबल आंसर ऑफ विच आर गिवन बाय स्टूडेंट्स, यानी ये क्या है? रीडायरेक्शन टेक्निक है। क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं, बच्चे क्या है? पॉसिबल सॉल्यूशंस उनके सुझा पाते हैं। ठीक है, इससे क्या है? क्लास में पॉजिटिव इंटरेक्शन बना रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग क्या होता है? संकेत देना। आप लोग भी सोच रहे होंगे इधर क्या कर रही है, ये मेरे भाई का लैपटॉप है, तो बाहर से मेरी दीदी कहने है कि इसे ऑन कर दे, तो ये हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। हो गया। प्रॉम्प्टिंग, संकेत देना। तो इसमें क्या है? इसमें एक छात्र को कुछ संकेत या सुराग देकर सहायता की जाती है। प्रॉम्प्टिंग यानी क्लू देना। जैसे कि मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछूं और मैं मजाक में कोई भी आपको हिंट दे दूं, क्लू दे दूं, तो वो होती है प्रॉम्प्टिंग। जैसे कि टीचर जब बच्चों से क्वेश्चन पूछता है तो टीचर हमेशा क्लू देता है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन बता पाए। हाँ, हिंट देता रहता है, लेकिन हम इतने छोटे होते हैं या फिर हमारा मेंटल लेवल इतना नहीं होता कि हम समझ पाए। ठीक है, तो क्या है? A student is assisted by giving some hint or clue so that he may be able to answer or to correct him if he is giving an incorrect answer। अगर बच्चा गलत आंसर दे रहा है तो उसे सही कर दे, या फिर उसे अगर देने में झिझक रहा है या अटक रहा है तो उसे क्लू दे दे। ठीक है, इस मेथड में क्या है? टीचर शुड बी हैबिचुएटेड ऑफ इमीडिएट रेस्पॉन्स, यानी टीचर की यह हैबिट होनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्स दे सके। ठीक है, फिर है प्रोबिंग यानी जांच करना। इसमें क्या है? इन ऑर्डर टू कल्टीवेट स्टूडेंट्स थिंकिंग पावर एंड क्रिटिकल अवेयरनेस। अगर बच्चों की थिंकिंग पावर बढ़ानी है, उनकी क्रिटिकल अवेयरनेस, अलग अलग वो तरीके से सोच पाए, ये जागरूकता उसके अंदर लानी है, तो हम इस टेक्निक को यूज करेंगे। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक्स है। क्यों है? क्योंकि सेवरल लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैव टू बी डग आउट इन ऑर्डर टू गेट रेस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट, यानी ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्स आ सके, ज्यादा से ज्यादा जानकारी बच्चों तक जा सके, बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पुट आउट कर सकें। ठीक है, तो ये था आपका माइक्रो टीचिंग। अगर थोड़ी बहुत इसकी और 2 पॉइंट आपको लिखने हैं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है कि इसमें क्या है? माइक्रो टीचिंग क्या है? स्केल डाउन प्रोसेस है। क्या है? स्केल डाउन प्रोसेस है। इसमें एक छोटे से ग्रुप को पढ़ाया जाता है, स्मॉल ग्रुप को पढ़ाया जाता है, 5 से 6 बच्चों का ग्रुप होता है। ठीक है, हर एक स्टेप को 5 से 6 मिनट दी जाती हैं। टोटल जो टाइम होता है साइकिल का वो 36 मिनट होता है। ठीक है, ये किस लिए होती है? टीचर्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके गुण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आई होगी। इसमें ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चनिंग स्किल है, जो कि पूछी गई है शॉर्ट में 2 बार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए मैंने ये डिटेल में ये वाली स्किल रखी है। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब करिकुलम के क्वेश्चन देखो, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है ये लॉन्ग में कि एक्सप्लेन द करंट ट्रेंड्स इन साइंस करिकुलम, के साइंस करिकुलम में आज के टाइम में कैसा ट्रेंड है, क्या इसका प्रिपरेशन है, सिलेक्शन और कौन कौन सी टीचिंग एड्स यूज होती हैं, प्रिंसिपल क्या है करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, क्रिटिकल अप्रेजल देना है जो आज के टाइम में करिकुलम चलता है सेकेंडरी लेवल पे, तो इसके सजेशन देने और क्या इंप्रूव हम इसे कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे करिकुलम का। करिकुलम क्या होता है? पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पूरा स्कूल, पूरा सिस्टम, पीरियड्स कौन से हैं, सब्जेक्ट कौन से हैं, टीचर क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं कि हमें स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी करनी है, करानी है, सारा पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। बच्चा भी, स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो पढ़ते हैं। जो करिकुलम वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से कुरकुरे से। कुरकुरे सबने खाए हैं, है ना, खाते हैं सब। तो कुरकुरे का मतलब होता है मीन्स टू रन, तो इसलिए डिफाइंड एज अ कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल, यानी पूरा जो कोर्स होता है, पूरा जो जितना भी स्ट्रेटम होता है वो एक तरीके से चलता रहे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, तो ये होता है करिकुलम। ठीक है भाई, टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, तो वो पूरा करिकुलम का हिस्सा होता है।
ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। क्रो एंड क्रो ने डेफिनेशन दी है, ठीक है, कि करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंस, जो सीखने वाले होते हैं उनके सारे अनुभव करिकुलम के अंदर होते हैं, और आउटसाइड स्कूल यानी जो स्कूल में सीखते हैं, स्कूल के बाहर सीखते हैं, वो सब करिकुलम का हिस्सा है। इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम विच हैज बीन डिवाइज्ड टू हेल्प हिम डेवलप हिम मेंटली, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड मोरली। यानी करिकुलम का मतलब होता है जो भी हम स्कूल में सीखते हैं, टीचर्स के द्वारा, खुद से सीखते हैं, जो हम फिजिकली डेवलप होते हैं, दिमाग हमारा विकसित होता है, शरीर हमारा विकसित होता है, सामाजिक तरीके से हम विकसित होते हैं, भावनात्मक, आध्यात्मिक तरीके से, संवेगात्मक तरीके से और नैतिकता के तरीके से जो हम विकसित होते हैं, जो सारी चीजें होती हैं वो मिला के करिकुलम के अंदर आती हैं। ऐसा कौन कहते हैं? क्रो एंड क्रो। कुनिंगम ने कहा है, ये बहुत फेमस लाइन है, कि करिकुलम क्या है? एक टूल है इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट, यानी टीचर के हाथ में होता है करिकुलम। टीचर इसमें किसका रोल निभाता है? एक आर्टिस्ट का, एक कलाकार का, जो कि जैसा चाहे बच्चे को वैसा मोड़ सकता है, वैसा माउल्ड कर सकता है। भाई टीचर की वजह से ही तो हम इस तरीके के, यहाँ अगर हमें अच्छे टीचर्स या बिल्कुल ही बेकार टीचर्स मिलते जिन्हें कुछ नॉलेज ना थी, तो हम कैसे होते? हमें भी कुछ नॉलेज ना होती। तो क्या है, टीचर काम करता है आर्टिस्ट का, जिस तरीके से बच्चे को मोल्ड करना चाहे, जैसी शेप देना चाहे, जैसा आकार देना चाहे, वैसा दे सकता है। ठीक है, तो ये जो स्टूडियो होता है ये टीचर का स्कूल होता है। उसके क्या उद्देश्य हैं? जैसे उसके आइडियल हैं, जैसा टीचर रहता है वैसे ही बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं कि पाठ्यचर्या कलाकार के हाथों में उपकरण है जो अपने स्टूडियो यानी विद्यालय में अपने आदर्श यानी उद्देश्यों के अनुसार अपनी सामग्री शिष्य को ढालता है, जो बच्चों को जिस तरीके से चाहता है वैसे माउल्ड कर सकता है। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं, करिकुलम के क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो करिकुलम can have different types of demerits if some specific principle of curriculums construction are not kept in view। तो कुछ फॉलोइंग प्रिंसिपल्स हैं, उनके देखते हैं। several demerits of curriculum can be controlled। देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, यानी गतिविधि और अनुभव का सिद्धांत। तो करिकुलम शुड नॉट इंक्लूड ओनली अ फ्यू थ्योरेटिकल कंसेप्ट। भाई ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम में सिर्फ बुकिश नॉलेज ही दी जाए, थ्योरी पढ़ाई जाए, आए बच्चे स्कूल में थ्योरी पढ़ें और चले जाएं। इसके अंदर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, इसके अंदर बच्चों को अनुभव भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो बट इट शुड इंक्लूड सच कंसेप्ट टू दैट द स्टूडेंट कैन डेवलप बाय जनरलाइजिंग देयर ओन एक्सपीरियंस। बच्चा खुद से भी सीखे, खुद के एक्सपीरियंस डेवलप करे, एक्टिविटीज करे ज़्यादा से ज़्यादा और अनुभव गेन करके जाए। ठीक है, सेकंड जो प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेबिलिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब होता है प्रोविजन ऑफ दैट situation in the curriculum by which the student has the facility to study according to his different interest। यानी flexibility का मतलब होता है कि जहाँ भी चेंज करना चाहें, जहाँ भी चेंज की जरूरत है वहाँ चेंज हो सके। जैसे कि करिकुलम है, करिकुलम में डिज़ाइन किया गया है कि टाइम है सुबह 8 बजे का स्कूल का, और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो उस टाइम को हम 9 बजे भी कर सकते हैं बच्चे के हिसाब से। अगर बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो हम 9 बजे करें। तो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किसी भी तरीके से चेंज कर सकें बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट शुड नॉट बी स्टिफ, बिल्कुल स्टिफ नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल रिजिड हो, चेंज ही ना हो। बिसाइड द करिकुलम शुड हैव द क्वालिटी ऑफ चेंजेबिलिटी विच कुड बी ब्रॉट टू यूज अकॉर्डिंग टू टाइम, एज, सर्कमस्टांसेज एंड नीड। यानी जहाँ चेंज करने की जरूरत है वहाँ चेंज कर सकें बच्चे के समय के अनुसार, एज के अकॉर्डिंग, जैसा भी वातावरण है, जैसा भी माहौल है, जैसी भी जरूरत है उसके हिसाब से बदलाव किए जा सकें। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, चेंजेबिलिटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी हर एक बच्चे को ध्यान में रखते ही करिकुलम को सेट करना चाहिए, जिससे कि हर बच्चे की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता का सिद्धांत। तो करिकुलम का जो कंटेंट है वो इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे की क्या है, लाइफ में भी यूजफुल हो। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में कहीं यूज़ ही नहीं होती। हम इतनी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, हमें सारी चीज़ पढ़ाई जाती है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पढ़ाया जा सकता कि तुम्हें मनी मेकिंग कैसे करनी है, पैसा कैसे तुम्हें बनाना है। बस 12th करो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, BSc कर लो, BA कर लो, BCom कर लो, ये हमारा सिस्टम बन गया है। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया है कि हम इस पढ़ाई को उपयोग कैसे कर सकते हैं। बस उपयोग कैसे कर सकते हैं, टेस्ट दें धड़ाधड़। बच्चे को क्या है, एंटरप्रेन्योर बनाना है कि वो करोड़ों में कैसे कमा सकता है ना। तो ये क्या है, यूटिलिटी होनी चाहिए, यूटिलिटी सिखाई जानी चाहिए, जो कि हम लोगों को नहीं सिखाई गई है।
ठीक है। अब फॉरेन कंट्रीज में बच्चे क्या है, 12th करेंगे वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो इतना अर्न करने लग जाते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत ज्यादा एज होने के बाद बच्चे अर्न करते हैं। अब गवर्नमेंट किसी की स्टार्टिंग में लग गई तो दूसरी बात है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जिनकी गवर्नमेंट लगी है वही होशियार हैं, दूसरे बेकार हैं, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। It should be useful for the present and for the future. Earning livelihood is included under utility. देखो कमाना जो है, earning livelihood वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद लाइफ, यानी करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो हमारे रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये जरूरी है कि करिकुलम इस तरीके से इंस्पायर किया जाए, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, स्कूल कम्युनिटी ये एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन, यानी करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती बार बच्चे को ये ना लगे कि हम नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को कोरिलेट करके पढ़ाएं, इंटीग्रेट करके पढ़ाएं, ठीक है। आगे चले, यही है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ क्यूरियोसिटी, रियलिटी एंड जनरलाइजेशन, यानी अकॉर्डिंग टू व्हाइट हेड, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इन्होंने 3 एक्टिविटी बताई है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे से म्यूचुअली रिलेटेड है, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु, रियलिटी और जनरलाइजेशन। इफ वन इज प्रेजेंट द अदर इज सर्टेन टू बी देयर, अगर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है तो वो कुछ ना कुछ जनरलाइज करेगा, रियलिटी भी दिखाएगा, अगर रियलिटी है तो जनरलाइज करेगा, यानी तीनों एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, तो ये भी सिद्धांत है करिकुलम के कि बच्चे का जो करिकुलम है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए, बच्चे को ध्यान में रखा जाए कि इसका मेंटल हेल्थ कैसा है। तो एजुकेशन इज फोर्सफुल मीन्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, इन सच अ सिचुएशन नेचुरली देयर शुड बी अ प्रोविजन ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन द करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए बच्चे का मानसिक विकास भी हो, बच्चे का शारीरिक विकास भी हो और बच्चे का बौद्धिक विकास भी हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लीजर, करिकुलम के अंदर ये एक्टिविटीज भी इंक्लूड होनी चाहिए कि जो बचा कुछ टाइम है, जो फ्री टाइम है, उसे कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में लोगों के प्रोफेशन तक चेंज हो गए, उन्हें पता नहीं चला कि हमारा ये भी प्रोफेशन है, कि लोगों का प्रोफेशन था कुछ और लॉकडाउन में हो कुछ गया, कोई यूट्यूबर बन गया, कोई व्लॉगर बन गया, कोई फूड व्लॉगिंग करने लगा, कोई कुछ करने लगा, तो उनके प्रोफेशन चेंज हो गए और वहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो बच्चों को ये भी सिखाया जाना चाहिए कि अपने फ्री टाइम को वो किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, फिजिकल साइंस को ध्यान में रखते हुए किस तरीके का करिकुलम होना चाहिए, तो देखते हैं। भौतिक विज्ञान में पाठ्यचर्या के उद्देश्य, भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं, कौन कौन से। टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस एंड सीक्वेंशियल एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, यानी बच्चों को कंटिन्यूटी में अनुभव प्रदान करना, स्कूल लेवल से लेके हायर लेवल तक, ठीक है। टू डेवलप द एटीट्यूड रिगार्डिंग एक्वायरिंग कंसेप्ट इन प्लेस ऑफ एक्वायरिंग फैक्ट्स, यानी तथ्य याद करने की बजाय बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अप्लाई कर सकें कहीं भी, ठीक है। तो ये एटीट्यूड बच्चों के अंदर डेवलप होने चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए फिजिक्स पढ़ाते बार, करिकुलम सेट करते बार, ठीक है। टू ट्रेन इन द यूज ऑफ दोज मेथड्स इन विच साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड, इस तरीके का करिकुलम होना चाहिए जहां पे साइंटिफिक मेथड यूज हो, बच्चों को इस तरीके से ट्रेन किया जाए। टू कीप इन माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स, जब करिकुलम सेट कर रहे हैं फिजिक्स पढ़ाती बार तो बच्चे को दिमाग में रख के ही करिकुलम सेट करना है कि बच्चे की रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है और बच्चे की जरूरत क्या है, ठीक है। टू प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर द यूज ऑफ लोकल स्किल्स एंड रिसोर्सेज, यानी बच्चे को मौके दें, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दें, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं कि वो क्या है लोकल स्किल्स अपनी यूज कर सके, जो संसाधन है उन्हें यूज कर सके, ठीक है। अब ये टॉपिक हमारा करिकुलम का पूरा होता है। अब देख लेते हैं टेक्स्ट बुक का टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक क्या है, टेक्स्ट बुक बार बार पूछा जाता है, टेक्स्ट बुक क्या है, क्या मीनिंग है, तो सारी चीज़ों पे बात करते हैं कि टेक्स्ट बुक क्या होती है, क्यों यूज़ की जाती है, ठीक है। तो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन इंटरेस्टिंग है, और मैं बिल्कुल भी खींच नहीं रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट भी चल रही हूँ क्योंकि पेपर भी हैं पास, और धीरे धीरे जब पढ़ते हैं तो इतनी लंबी क्लास में थोड़ी सी बोरियत आने लगती है, तो क्लास थोड़ी सी जल्दी जल्दी चल रही है, जल्दी मैं करा भी रही हूँ वैसे, ठीक है। लेकिन समझ आपको आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपली तरीके से पढ़ा रही हूँ, और अगर एक बार में ना समझ आए तो स्पीड बढ़ा के दोबारा देख लेना, ठीक है भाई। अब टेक्स्ट बुक के बारे में समझते हैं कि टेक्स्ट बुक क्या होती है, क्या मतलब है।
इन ईच सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक इज असेंशियल एड। हर एक सब्जेक्ट में हमारी टेक्स्ट बुक होती है। टेक्स्ट बुक क्या होती है, जैसे कि एनसीईआरटी है, या फिर अब बीएड में हमारी टेक्स्ट बुक क्या है कि आर लाल की बुक है, एस के मंगल है। तो एक पर्टिकुलर बुक बना दी गई हर एक सब्जेक्ट की कि भाई इस सब्जेक्ट में ये वाली बुक चलेगी, ठीक है, तो वो होती है टेक्स्ट बुक। हैज ऑक्यूपाइड अ पाइवटल रोल इन एजुकेटिंग द चिल्ड्रन, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों की एजुकेशन में। टेक्स्ट बुक एक तरीका है सीखने का, यूज करने का, जिससे हम अपना टीचिंग प्रोग्राम स्कूल का कंप्लीट कर सकते हैं, कॉलेजेस का कंप्लीट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस द डायरेक्शन इज ऑब्टेन टू क्लास वर्क। इस सेंस में जो टेक्स्ट बुक है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यूजफुल एपेरेटस फॉर द टीचर्स हैंड, यानी टीचर्स भी उससे सहायता लेते हैं। अब टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं हमें, टेक्स्ट बुक से ही तो पढ़ाते हैं। अब चलो मैं ही हूँ, मैं आपको किस तरीके से पढ़ाती हूँ, मैं टॉपिक कहाँ से लेती हूँ, टेक्स्ट बुक से। मुझे कैसे पता चलता है कि ये कौन सी यूनिट है, टेक्स्ट बुक में लिखी होती है। तो टेक्स्ट बुक क्या है, टीचर्स के लिए भी यूजफुल है और बच्चों के लिए भी यूजफुल है। ये हमारे सीखने को क्या है, प्रभावी बनाती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं कि लैंग ने एक डेफिनेशन दी है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड बुक होती है फॉर एनी ब्रांच ऑफ स्टडी एरिया। कहीं भी अगर हम पढ़ रहे हैं, किसी भी एरिया में पढ़ रहे हैं, तो कोई भी जो स्टैंडर्डाइज्ड बुक होती है वो टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है। रेमोंट ने एक डेफिनेशन दी है कि टेक्स्ट बुक मस्ट बी रिगार्डेड एज स्ट्रिक्टली ऑर्डिनेट एंड सप्लीमेंट्री टू टीचर्स लेसन, यानी एक जो ऑथेंटिक बुक होती है एक सप्लीमेंट की तरह काम करती है टीचर्स के लिए, टीचर्स जो पढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम टेक्स्ट बुक को यूज कैसे कर सकते हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि टोटली टेक्स्ट बुक पे डिपेंड हो कि बुक से ही पढ़ाएं, बिल्कुल डिक्टो अपने पास से कुछ भी ना बोलें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किस तरीके से टेक्स्ट बुक को यूज कर सकते हैं, तो टेक्स्ट बुक क्या एक वैल्यूएबल है, इसे हम एक प्रॉपर तरीके से ही हमें यूज करना चाहिए। हमें टेक्स्ट बुक को ये सोच के यूज नहीं करना चाहिए कि सिर्फ यही एक सोर्स है, ओनली सोर्स समझ के यूज नहीं करना चाहिए कि भैया जो पढ़ेंगे बुक में से पढ़ेंगे, 1 इंच भी बाहर नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट बुक को हम एक सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं कि भाई ये टॉपिक है, ये यूनिट है, इस तरीके से हमें अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करना है, ये टॉपिक हमें लेना है, ठीक है। इट शुड बी यूज्ड एन एड इन टीचिंग, एक टीचिंग एड की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम। नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर टीचिंग, कि सिर्फ टोटली इसी पे डिपेंड हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ एक एड की तरह यूज कर सकते हैं, एक सहायता के सहायक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक संसाधन, इट इज अ मीन्स नॉट एन एंड इटसेल्फ, ये एक संसाधन है, एक मीन्स है, ना कि अपने आप में ही एंड है कि बस इससे अलग कुछ भी नहीं है, यही है जो भी कुछ है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। भाई टोटली थोड़ी ना टेक्स्ट बुक पे डिपेंड रह सकते हैं। अगर हम टोटली टेक्स्ट बुक पे डिपेंड है तो फिर वो बुकिश नॉलेज होगी, वो थोपनी हो गई, ठीक है। तो टीचर को क्या है, अपनी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, ना कि बुकिश लैंग्वेज। बुक में से सिर्फ टॉपिक उठा सकते हैं कि कौन से टॉपिक हमें पढ़ाने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे दें, रियल लाइफ से रिलेटेड, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएं, सिंपल भाषा में पढ़ाएं, ना कि बुक की भाषा में। Its place in teaching can only then be real if the teacher supplement this oral exposition by referring, reading and all is illustrative and adjective techniques, यानी बस एग्जाम्पल थोड़े बहुत देख ले, रेफरेंस के लिए देख ले कि भाई हाँ ये सब्जेक्ट हमें पढ़ाना है, इसके अंदर इतने सारे चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर हमें इस तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है। इट शुड बी फॉलोड केयरफुली नॉट लेविशली, यानी इसे क्या है, बस केयरफुली ध्यान से पढ़ाना है, ना कि टोटली इसी पे डिपेंड हो जाना है, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है। फॉर द गाइडेंस ऑफ टीचर, टीचर्स को गाइडेंस देने का काम करती है कि टीचर्स को पता चल जाता है कि हमें अगला चैप्टर ये वाला पढ़ाना है, क्योंकि इसके एक तो गाइडेंस का इसका ये भी यूजफुल है कि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। और एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि आपने एनसीईआरटी देखी होगी तो उसमें क्या होते हैं, कलरफुल एग्जाम्पल होते हैं जो कि गाइड करते हैं टीचर्स को भी और बच्चों को भी, ठीक है। बट टीचर्स भी देख के समझ जाते हैं कि भाई इस टॉपिक का क्या मतलब है, इस तरीके का एग्जाम्पल दिया गया है और बच्चों को भी मजा आता है। इट ऑल्सो सजेस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ को रिलेशन एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, यानी इसके अंदर क्या है, एक्टिविटीज भी होती हैं, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज भी होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो फिर है इकोनॉमिकल, यानी इतनी ज़्यादा ये महंगी भी नहीं है, सस्ती होती है, टीचिंग मटेरियल और एड सोर्स है, ये हर एक बच्चा इसे परचेज कर सकता है और अपने नॉलेज को बढ़ा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप एनसीईआरटी देखते हैं 50 या 80 रुपए की आ जाती है, लेकिन अगर पब्लिक स्कूल से बुक खरीदें तो वही आपको 500 में मिलेगी, जबकि एनसीईआरटी क्या है, ऑथेंटिक बुक है। फॉर प्रिपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स वर्ड टू इजी, जो कठिन काम है उसे आसान बनाने का ये काम करती है। जैसे कि फिजिकल साइंस है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसकी टेक्स्ट बुक खरीदें और इस सब्जेक्ट को इजी तरीके से पढ़ें, ठीक है।
फॉर प्रिपेयरिंग द आउटलाइन, यानी आउटलाइन अगर हमें तैयार करनी है, आउटलाइन का मतलब है कि हमें पूरा टॉपिक तैयार करना है, तो इसकी हेल्प से क्या है, बच्चा भी और टीचर भी क्या है, एक आउटलाइन करिकुलम ले सकता है ऑफ द एरिया ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट, यानी क्या हमें पढ़ना है। जैसे कि अब 10th के पेपर हो चाहे 12th के पेपर हो, तो हमें पता चल जाए कि ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ये वाला चैप्टर पढ़ना है, तो एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई ये चैप्टर हमें पढ़ने हैं, ठीक है, या फिर पढ़ाने हैं। स्टडी फैसिलिटी, टेक्स्ट बुक क्या है, प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडी एट वन टाइम, यानी एक टाइम में हमें ये बहुत सारी सुविधा देती है कि हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब हमें पहला चैप्टर पढ़ना है और लास्ट कब पढ़ना है, तो हम जल्दी सी बुक में से पढ़ सकते हैं। इससे बच्चे भी अपने नॉलेज अचीव कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ यूज एज पर रिक्वायरमेंट एंड डिजायर्ड ऑफ पीपल, तो टेक्स्ट बुक क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीचर के लिए, क्लास के अंदर भी और क्लास से बाहर भी। अगर बच्चा समझना चाहता है, कुछ भी क्लियर करना चाहता है और टीचर का पढ़ाया उसे समझ नहीं आ रहा, तो वो टेक्स्ट बुक में जाके पढ़ सकता है। जैसे कि अब मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को 1% अगर मेरा पढ़ाया हुआ ना समझ में आए या मैं जो बता रही हूँ वो ना समझ में आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, बुक लेंगे, आर लाल की बुक लेंगे, एस.के. मंगल लेंगे, उसमें जाके देखेंगे कि भाई हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अपने आप खुद से पढ़ना है, मुझे तो खुद से ही पढ़ के समझ आता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है। और स्पेशली ये मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, बैकवर्ड जो बच्चे होते हैं, यानी पिछड़े जो बच्चे होते हैं, मानसिक रूप से जो पिछड़े होते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है कि उन्हें एक बार में जो चीज़ें समझ नहीं आती, एक बार टीचर से पढ़ेंगे, 10 बार बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फॉर रेफरेंस मटेरियल, रेफरेंस के लिए भी यूजफुल है कि भाई हमें जैसे टीचर ने हमें पूरा टॉपिक पढ़ा दिया लेकिन हमें तब भी दोबारा पढ़ना है, तो रेफरेंस के लिए बुक खरीद सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि अब सैम्पल पेपर आप लोगों ने खरीदे हुए होंगे, है ना, किसी ने सूर्या, किसी ने चित्रा, तो वो किस लिए खरीदे हैं कि रेफरेंस के लिए, कि भाई आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं और फिर रिविजन के लिए सूर्या और चित्रा रख लिया, है ना। या फिर आप मेरे साथ वीडियोस भी पढ़ रहे हैं और पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ली, पीडीएफ किस लिए रख ली, रेफरेंस के लिए कि भाई इन्हें बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। इवैल्यूएशन के लिए भी ये सही है कि इवैल्यूएशन जैसे कि टीचर्स टेस्ट बनाते हैं कि भाई तुम्हारा 100 नंबर का पेपर होगा, तो वो टेस्ट किस में से रेडी करेंगे, बुक में से रेडी करेंगे, ठीक है। अगर टीचर खुद से क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है, गुड अचीवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसमें से टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसकी यूटिलिटी देख लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक उपयोगिता क्या है। फॉर यूजिंग लेसन इंट्रोडक्शन, अगर हमें कोई भी चैप्टर इंट्रोड्यूस करना है, पाठ का परिचय देना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं, खुद के पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। लैब में अगर हम जा रहे हैं तो लैब में हम मेथड्स देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट बुक आती हैं, लेबोरेटरीज आती हैं, प्रोजेक्ट वगैरह हम उसमें से देख सकते हैं, क्लास वर्क और होमवर्क उसमें से हम कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर सकते हैं टीचर्स उसमें से, और हम भी खुद भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं उसके अंदर से। इलस्ट्रेशन डायग्राम, यानी उसमें अच्छे अच्छे तरीके के डायग्राम दिए होते हैं कलरफुल, हम उन्हें भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और पुराना चैप्टर जैसे कि टीचर ने एक चैप्टर पढ़ाया और अगले पे आ गए, तो पहला चैप्टर हम रिवाइज उसमें से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, उपयोगिता। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, विशेषता क्या है इसकी। ऑथर ऑफ द टेक्स्ट बुक, जब भी हम बुक लेने जाएं मार्केट में तो हमें क्या देखना होता है कि ऑथर कौन है इस बुक का। उसकी डिग्रियां नीचे लिखी होती हैं कि भाई इसने MSc, M.Ed, M.Phil, PhD की हुई है। तो जब भी हम बुक लेने जाएं तो हमें क्या देखनी है, ऑथर की क्वालिफिकेशन देखनी है कि किस ऑथर ने ये बुक लिखी है और कितनी उसकी क्वालिफिकेशन है, कितनी उसकी अचीवमेंट है, ये देखें। और क्या देख सकते हैं कि साइज देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक का क्या साइज है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का साइज भी मैटर करता है। अब जैसे कि बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो अगर बुक के पेज अच्छे हैं, साइज अच्छा है, बुक देखने में अच्छी है, तो बच्चों को मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। बेस्ड ऑन सिलेबस एंड सब्जेक्ट मैटर, टेक्स्ट बुक लेती बार हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर सिलेबस क्या दिया गया, सब्जेक्ट मैटर किस तरीके से डिजाइन किया गया, इसकी लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज अगला ऑप्शन थाई अगला पॉइंट की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए टेक्स्ट बुक की, बहुत ही सिंपल होनी चाहिए जिसे हर तरीके का बच्चा पढ़ सके, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हो चाहे वो नॉर्मल हो, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट एंड न्यू टीचिंग मेथड्स, यानी किस मेथड पे आधारित है बुक, पुराने तरीके वाली है या नए तरीके पे डिपेंड करती है, नए तरीके पे आधारित है, क्या क्या चीजें इसके अंदर नई दी गई हैं, पिक्चर्स कितनी दी गई हैं, डायग्राम्स इसके अंदर कितने हैं। तो ये सारी इसकी विशेषता होनी चाहिए। अगर बुक के अंदर ये सारी विशेषता अच्छी वाली हैं तो बुक क्या है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। अब इसके फायदे क्या हैं टेक्स्ट बुक के, भाई हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक भी देख ली, विशेषता देखी कि क्या क्या विशेषता उसके अंदर होनी चाहिए। अच्छा ऑथर होना चाहिए, अच्छे डायग्राम्स होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो सकता है,
और इसकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, मेथड्स नए तरीके के होने चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ फोकस करती हो। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हुई, यूटिलिटी देख ली। अब इसके लाभ देख लेते हैं कि भाई इसके क्या एडवांटेज होनी चाहिए। एक तो एडवांटेज है इसकी कि ये इकोनॉमिकल है, बहुत ही सस्ती आ जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती सॉरी। इंडिविजुअलाइज टीचिंग, यानी अगर एक एक बच्चे को पढ़नी हो तो उसके लिए भी बढ़िया है, व्यक्तिगत शिक्षण के लिए भी। कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, अध्ययन की सुविधा इसमें दी जाती है। एक चैप्टर अगर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, लास्ट का चैप्टर पढ़ना है लास्ट का पढ़ सकते हैं। टू मेक टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड यूनिफॉर्म, एक तरीके से टीचिंग इसके अंदर दी होती है कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, कुछ भी ऐसा है कि फर्स्ट दे दिया फिर लास्ट दे दिया, ऐसा कभी देखा है नहीं ना। एक तो तरीके से दिया जाता है, दूसरा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाते हैं। कभी भी आपने बुक देखी होगी, एनसीईआरटी है, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती है। स्टार्टिंग में उसमें क्या दिया होता है, सिंपल चैप्टर दिए होते हैं, जैसे जैसे आगे चलते हैं फिर कॉम्प्लेक्स चैप्टर आते हैं। टीचिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए भी हेल्पफुल है कि टीचर्स की स्किल्स इंप्रूव होती हैं, बच्चों की भी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। उसके अंदर फैक्ट्स जो हैं वो भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस क्वालिटीज़, बच्चों के अंदर भी क्वालिटीज़ डेवलप करती है, बच्चों के अंदर रीडिंग क्वालिटीज़ डेवलप होती है, राइटिंग स्किल डेवलप होती है, और टीचर्स के अंदर भी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। रिवीजन और होमवर्क का भी इसमें फ़ायदा है कि अगर हमने चैप्टर पढ़ लिया है तो हम उसमें से होमवर्क कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप हो सकता है कि अगर हमें अपने आप सेल्फ स्टडी करनी हो या बुक हमें एक्स्ट्रा पढ़नी हो तो ये भी फायदेमंद है इसके लिए भी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये थर्ड और फोर्थ यूनिट थी आपकी, तो ऑलमोस्ट आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसमें से आईसीटी का टॉपिक बचा है और टीचिंग एड्स बचा है। ठीक है, तो उसे अगली बार में कर लेंगे और 5th और 6th यूनिट कर लेंगे तो कंप्लीट मैराथन वो हो जाएगी। 3 पार्ट में आपकी पूरी बुक ये कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको समझ भी आया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा देख लीजिए। जो टॉपिक नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि दोबारा समझा दूं। बस इतना ही मैं आप लोगों के लिए कर पाती हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। और अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जहां भी आप बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, तो थोड़ा सा सहयोग करें, कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।